राष्ट्र की भाषा, राजभाषा के निर्माण का जिम्मा हिंदी शिक्षक के ऊपर आना था, सो आया। अब इस शिक्षक के दृष्टिकोण से अगर आप आज जायजा लें, पिछले 30-40 वर्षों में अनेक लोगों ने ये जायजा लिया है कि शिक्षक ने ये जिम्मा किस तरह निभाया, तो आप देखेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के क्रम में जो लाचारियां हिंदी के सामने आईं, हमारा शिक्षक भी उन लाचारियों का ही शिकार बना। आज आप किसी भी विद्यालय में, चाहे वो अंग्रेज़ी माध्यम हो, चाहे वो दावा करता हो कि वो अंग्रेज़ी माध्यम नहीं है, ऐसे किसी विद्यालय में जाइए, हिंदी के शिक्षक से मिलिए, उसकी कक्षा में बैठिए, तो आपको बहुत देर नहीं लगेगी ये पहचानने में कि दरअसल हिंदी का शिक्षक उसी मिजाज में आज भी काम करता है जैसा मिजाज उसने 1930-40 के दशक में पाया था। पंडित सीताराम चतुर्वेदी की किताब हिंदी शिक्षण 1946 के आसपास कहीं प्रकाशित हुई थी और वो हिंदी के शिक्षकों के प्रशिक्षण का आदि ग्रंथ सिद्ध हुई। उसके बाद बहुत कम ऐसी किताबें आई हैं जिनमें कुछ नई बात है कि हिंदी का शिक्षक कैसे पढ़ाए। शब्दों को 3 हिस्सों में बांटने की परंपरा पहले भी थी, पर अब वो प्रशिक्षण का हिस्सा बन गई कि जिसे हम हिंदी कहते हैं उसमें 3 तरह के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी। और ये उर्दू के शब्द हैं जो कि अरबी फारसी की परंपराओं से आए हैं। इनका स्थान इस तीसरे दर्जे में है, विदेशी शब्दों में है। जो हमारी बोलियों के शब्द हैं उनका स्थान दूसरे दर्जे में है, तद्भव में। और हिंदी शिक्षक का काम है कि जैसे ही वो बच्चे को तद्भव या विदेशी शब्दों का प्रयोग करता हुआ सुने या उन शब्दों के उच्चारण से उसका उच्चारण प्रभावित होता हुआ देखे, तो तुरंत उसके कान खड़े हो जाएं, चौकन्ना हो जाए और वो बच्चे को उस तद्भव शब्द की जगह या उस उर्दू के विदेशी शब्द की जगह, जिसको विदेशी कहता है, वो तत्सम शब्द की सलाह दे। और अगर बच्चे ने लिख दिए हैं ऐसे शब्द तो उन पर गोला बना के उसकी जगह कोई तत्सम शब्द सुझाए। कल्पना कीजिए कि हरिवंश राय बच्चन आज किसी अच्छे स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं और किशोर हैं, अपनी मधुशाला उसी तरह लिख रहे हैं जैसी उन्होंने लिखी। मादकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। तो हिंदी शिक्षक के पास जब ये कविता वो अनुशंसा के लिए, प्रशंसा के लिए दिखाने ले जाएगा किशोर, तो खींच पर सबसे पहला गोला लगेगा और हिंदी शिक्षक कहेगा, देखो इसको इस तरह कहो, मादकता अंगूर लता से प्राप्त कल्पना की हाला। और हाला पर भी निशान लगाएगा, कहेगा मदिरा क्यों नहीं लिख सकते हो, प्राप्त कल्पना की मदिरा। कभी साकी बनकर आया है, साकी पर निशान लगाएगा, कहेगा कभी वितरक बनकर आया है, भर कर कविता क्या प्याला, कभी न क्षण भर खाली होगा, इस पर भी निशान लगाएगा आज का हिंदी शिक्षक और कहेगा ये खाली क्या होता है, रिक्त नहीं होगा यह क्षण भर, लाख पिए 2 लाख पिए। कुछ ऐसी स्थिति बनती है हिंदी की कक्षा में। एक बार मुझे व्यक्तिगत अनुभव है अपने बेटे के लिए हिंदी शिक्षक के पास जाने का, ये कहने के लिए कि आपने ये जो आसान पर, उसने लिखा था कि ये काम बड़ा आसान होता है, निशान लगाकर हिंदी शिक्षक ने कहा था इसको सरल लिखो। तो मैंने अपनी तरफ से पैरवी की कि ये तो प्रेमचंद भी आसान शब्द का प्रयोग करते हैं और आप तो प्रेमचंद पढ़ाती हैं। तो उस शिक्षक ने उत्तर दिया कि देखिए जब बड़ा होकर प्रेमचंद बन जाएगा ना तब लिखेगा, पर अभी तो उसको सीखने दीजिए हिंदी। तो ये जो हिंदी शिक्षक का मिजाज है, उसकी भूमिका है, इस भूमिका में आप बहुत सा इतिहास पढ़ सकते हैं। बोलियों को लेकर भी शिक्षक के मन में ऐसी ही ग्रंथि व्याप्त है। इस व्याख्यान की तैयारी के लिए मैंने अपने पुराने मित्र को टेलीफोन किया जो अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं कुछ समय पहले, बुंदेलखंड में पढ़ाते रहे, बहुत अच्छे शिक्षक थे। तो इस प्रसंग के लिए मैंने कहा कि कोई उदाहरण आप अगर देना चाहो तो हम पहुंचा देंगे।
अपने श्रोताओं के पास। तो उसने बताया कि कुछ साल पहले कक्षा 5 के एक शिक्षक ने ये विषय दिया बच्चों को लिखने के लिए बुंदेलखंड में, गांव का मेला। तो उसमें एक बच्चे ने जो लेख लिखा उसको पढ़ के सुनाया और कहा कि हमारी मताई मेला में गई थी, उधर से पोलका ले आई। तो शिक्षक बोला, ये पोलका क्या होता है? ब्लाउज होता है, चोली होती है। पोलका बुंदेली में ब्लाउज को बोलते हैं, जिसके लिए हिंदी में वैसे अलग से शब्द नहीं है। और अगर हिंदी का मिजाज खुला हुआ होता तो अब तक वो ले चुकी होती पोलका को बुंदेली से। पर हिंदी का मिजाज कुछ इस तरह से बना कि अपनी ही बोलियों को उसने गंवारूपन का, पिछड़ेपन का प्रतीक मान लिया। और आज आप 2012 चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान लगभग सफल हो चुका है। आज भी आप आसपास निकल जाएं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के स्कूलों में किसी बच्चे से पूछें, अगर वो ब्रज में भी उत्तर देता है तो शिक्षक के चेहरे पर एक शिकन आ जाती है कि ये बच्चा अपने गंवारूपन का प्रदर्शन कर रहा है। वो बोलियां जिनमें सूर ने काव्य लिखा, तुलसी ने लिखा, मीरा ने लिखा, वो बोलियां आज पुरानेपन का, पिछड़ेपन का प्रतीक बन गई हैं। जो बच्चा उनका इस्तेमाल कक्षा में करता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो जल्दी से जल्दी इस्तेमाल को छोड़ दे। और शिक्षक तो अपना ये धर्म ही समझता है कि जिस मातृभाषा की पृष्ठभूमि से वो आया है उसका संकेत भी इस कक्षा में न मिलने दे। यानी मातृभाषा शब्द का अर्थ ही बदल गया है। मातृभाषा का मतलब ही हो गया है मानक हिंदी, जिसमें शिक्षा हमें आगे बढ़ाती है। यानी कि हम अब मान के चलते हैं कि हिंदी की ये तमाम बोलियां, हिंदी के ये रूप, जिनमें हिंदी सैकड़ों वर्षों से विकसित होती रही है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन सकी है, ये बोलियां आज हमारे स्कूलों में सुनाई न दें। मसला सिर्फ यही नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हिंदी ना सुनाई दे, बल्कि मसला ये भी है कि किसी भी स्कूल में ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली, राजस्थानी, बुंदेली, बघेली, हरियाणवी, इनकी ध्वनियां ना सुनाई दें, क्योंकि ये ध्वनियां, इनकी आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि हम अभी पूरी तरह आधुनिक या सभ्य नहीं बने। क्या हैं ये भाषाएं? भाषाविदों से पूछें तो वो कहेंगे नहीं, ये पूरी भाषाएं हैं, सिर्फ बोलियां नहीं हैं। तो इनको क्या दर्जा दिया जाए? अगर वो हिंदी जिसमें सरकार काम करती है मानक हिंदी है, जिसका कार्यालय लोकनायक भवन में है, राजभाषा का कार्यालय जो गृह मंत्रालय का अंग है, जो इतना हैसियत पाया हुआ विभाग है, अगर वो हिंदी मानक कहलाती है तो इस हिंदी को क्या नाम दें जो ब्रज में बोली जाती है, अवधी में बोली जाती है? क्या इसको अमानक हिंदी कहें? मन को कुरेदने के लिए ऐसे सवाल बहुत ही जरूरी हैं। और इन सवालों के आलोक में अगर हिंदी के इतिहास पर, हिंदी साहित्य के इतिहास पर आप गौर करेंगे तो अशोक वाजपेयी की बात से आप निश्चित रूप से सहमत होंगे। और ये है उनका कथन जो उन्होंने बोलियों और भाषा के संबंधों पर अपने एक लेख में लिखा है कि हिंदी ने अपने इतिहास को अपने भूगोल से कमतर बनाया है। यानी कि हिंदी का भूगोल, जो कि सिंध से और पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत से लेकर के बंगाल के सिरे तक फैला हुआ भूगोल है, इसके इतिहास पर, इसके स्वीकृत इतिहास को अगर आप पढ़ें, हिंदी साहित्य का इतिहास, चाहे वो जिसका भी लिखा हुआ हो, सबसे मशहूर तो रामचंद्र शुक्ल का ही है, पर और भी इतिहास इस बीच में कई लिखे गए हैं, छात्रोपयोगी, परीक्षोपयोगी, किसी को भी पढ़ें तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ ही बोलियों के महान कवियों का प्रवेश हुआ है। इस पूरे भूगोल को समेटने वाला और इस पूरे भूगोल में जो अनेक बोलियां हैं, अनेक बोली गई भाषाएं हैं, यानी कि जो वाचिक समाज में पूर्ण भाषाएं हैं, पूर्ण भाषाएं कही जाने का दर की पात्रता रखती हैं, इनको छुआ भी नहीं गया। जैसे कि इनकी रचनात्मकता उस
हैसियत के योग्य नहीं पाई गई कि वो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रवेश कर सके। तो इस अर्थ में अशोक जी का ये कथन कि हिंदी ने अपने इतिहास को अपने भूगोल से कमतर बनाया है, एक बड़ा सार्थक विचार है जिस पर विस्तार से सोचने की हमको ज़रूरत है। ये जो स्थिति है जो कि पहले ही यानी कि आज़ादी के आने तक ही काफ़ी रुग्ण हो चुकी थी, लगातार रुग्णतर होती चली गई है। और स्कूलों में 1940, 50, 60 में भी जितनी तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती थीं, बच्चों के मुंह से तो निश्चित ही बर्दाश्त की जाती थीं, शिक्षकों के मुंह से भी बर्दाश्त की जाती थीं। कई शिक्षक फिर भी कुछ कम प्रशिक्षित रह गए थे इसलिए बोलते थे। वे आवाज़ें भी आज मंद पड़ गई हैं और आज एक इकहरापन स्कूल के भाषाई संसार में दिखलाई देता है। उधर ये भाषाएं जिनको हमने बोलियां कहा और संविधान में भी इनको बोलियों की ही संज्ञा दी गई, जब संविधान की एक महत्वपूर्ण धारा ने यह संकेत दिया कि मानक हिंदी का या कि आधुनिक हिंदी का शब्द भंडार बढ़ाने के लिए संस्कृत और उसके बाद उसकी बोलियों का प्रयोग होगा। इन बोलियों को भी इस तरह से संविधान ने हिंदी से एक दर्जा नीचे ही रखा और कोई आश्चर्य नहीं है कि इनमें से अनेक बोलियां इधर के दशकों में लगातार अपने अपने राजनीतिक संघर्ष के जरिए वाचिक से लिखित भाषा बनने का सपना पूरा करती रही हैं। इनमें से कई में आज शब्दकोश बन गए हैं, कई में सरकारी काम के लिए बाकायदे शब्दावलियाँ विकसित हो गई हैं। जिस दुर्घटना से हिंदी मानक हिंदी गुजरी थी, उसी दुर्घटना से ये सभी इस तरह की संघर्षरत तथाकथित बोलियां अपने को गुजारना चाहती हैं। अपने अपने क्षेत्र में वो उसी अर्थ में रानी बनना चाहती हैं जिस अर्थ में हिंदी राजभाषा के पद पर लगभग आसीन हो ही गई थी और लोकनायक भवन में तो है ही, अगर हर ऑफिस में ना हो तो भी नहीं बन सकी। अगर वो अस्पताल की भाषा, न्यायालय की भाषा, तो कम से कम बाजार और सिनेमा में तो उसका स्थान है ही। इनमें से कई बोलियां भी आज उसी आधे अधूरे संघर्ष में रत दिखाई देती हैं और प्रश्न उठता है कि क्या इनके इस आरोहण से, एक उच्चतर पद प्राप्त कर लेने से, क्या हिंदी का कुपोषण कम होगा, दूर होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए याद रखना जरूरी है कि इन भाषाओं से हमारा इस हिंदी का क्या रिश्ता था। अगर वो रिश्ता गंगा जैसा था कि गंगा में पानी क्यों रहता है पटना तक, कलकत्ता तक क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि पूरे इस भूभाग से आने वाली छोटी छोटी सहायक नदियां, जिन नदियों में मिलती हैं, वो नदियां अंत में गंगा में मिलती हैं और गंगा को जल से पूर्ण रखती हैं। ये भाषाएं ऐसी ही भाषाएं हैं, इनका रिश्ता दोयम दर्जे की भाषाओं का रिश्ता नहीं है। ये हिंदी की अपनी संपत्ति हैं, अपनी विरासत हैं। और अगर इन नदियों ने अपने अपने घाट सीमेंट के बनवा लिए और गंगा में गिरना ही बंद कर दिया, तो हिंदी का कुपोषण रुकेगा या जिस तरह बढ़ता चला गया है ऐसा और बढ़ता चला जाएगा? हमारे पत्रकार मित्र प्रियदर्शन ने कुछ वर्ष पहले पटना में एक सम्मेलन के सिलसिले में एक लेख लिखा था, मेरा बचपन और उसकी भाषाएं, और उसमें उन्होंने अपनी मातृभाषा मगही पर गौर किया था कि दिल्ली आने के बाद से उनको मगही बोलने के कितने अवसर मिलते हैं और जब लौटते भी हैं तब कितने मिलते हैं, और बचपन में किन किन के साथ वो इस भाषा में बोलते थे। इस तरह के संस्मरणों के बाद जिस निष्कर्ष पर वो पहुँचे हैं, वो निष्कर्ष भी मुझे आज उद्धृत करने से सुविधा महसूस हुई। सुनिए उनका निष्कर्ष। शासन की जो हिंदी हमने गढ़ी है वह ऐसी ही हिंदी है
कि भोजपुरी या मगही के असर से अपने को अछूता देखना चाहती है। यहीं से वह मानसिकता, यहीं से यह हिंदी मानसिकता में अंग्रेजी सरीखी होती जाती है। इसीलिए ये एक गहरा उद्धरण है, गहरी व्यंजना है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ व्यंग्य नहीं कर रही है कि जो हिंदी हमने उसको राजभाषा का सपना दिखाकर गढ़ी, वो हिंदी दरअसल एक तरह की अंग्रेजी बन गई है। और जब वो अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी जैसी हिंदी जब शिक्षा के माध्यम से फैलती है, और खासकर जब शिक्षा स्वयं सार्वभौमिक होने जा रही है, तो उसका समाज पर क्या असर होगा, वो कैसा समाज गढ़ेगी, इस दृष्टिकोण से मुझे लगा कि ये उद्धरण बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि, और कोई नई चीज़ नहीं है, कि जब भारत उपनिवेश बना तो भाषा उपनिवेश उसे बनाने का एक महत्वपूर्ण औजार थी। अंग्रेजी प्रभुवर्ग का माध्यम है, सिर्फ शिक्षा का माध्यम नहीं है। लेकिन जब हिंदी भी प्रभुता का माध्यम बन जाएगी, और बन ही गई है, तो फिर समझ का माध्यम क्या होगा? इस प्रश्न को अगर इस तरह भी आप चाहें तो पूछें कि हिंदी का संघर्ष अगर स्वतंत्रता के संघर्ष का हिस्सा था, तो वो किस बात का संघर्ष था? वो एक नई तरह का राज्य बनाने का संघर्ष था, या सिर्फ एक भाषा को हटाकर दूसरी भाषा उसके स्थान पर बिठाने का संघर्ष था? कि कुछ कुछ उसी तरह का सवाल है जैसा सवाल गांधी जी ने हिंद स्वराज में उठाया था कि भारत में जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो वो राज कैसा होगा। वो अगर अंग्रेज़ों के राज का ही भारतीय संस्करण होगा तो ये तो केवल आज़ादी का संकेत होगा, पर अगर वो एक अलग तरह का राज होगा तभी वो स्वराज कहलाने लायक बनेगा। कुछ कुछ उसी तरह का ये सवाल है कि अगर अंग्रेजी की राह पर चलती हुई हिंदी भी प्रभुता की भाषा ही है, तो फिर समझ की भाषा कौन सी होगी? क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए लोग तो ये मान के चलते हैं कि जो बात अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रही है वो हिंदी में कहिए तो शायद ज़्यादा समझ में आ जाए। जो चीज़ अंग्रेजी की पुस्तक से नहीं समझ में आ रही है उसका अनुवाद हिंदी में उपलब्ध कराइए तो शायद समझ में आ जाए। लेकिन अब ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि अनुवादों की अलमारी भर गई है, लेकिन हिंदी के जरिए विकसित होने वाली समझ, उसके सीमांत बहुत नहीं खुले हैं। जरूर कोई अजीब सी घटना घटी है। रघुवीर सहाय ने इस घटना को अपनी 2 बड़ी कविताओं में चित्रित किया था, और दोनों कविताओं के बीच में कोई 20 साल का फासला था। पहली कविता थी 60 के दशक की आत्महत्या के विरुद्ध उनका संग्रह, उसमें थी कि हमारी हिंदी दुहाजू की नई बीवी है, बहुत खाने वाली, बहुत सोने वाली। और 20 वर्ष बाद उन्होंने जो कविता लिखी वो थी हिंदी आंदोलन के एक तरह से पराभव की कविता। इस दूसरी वाली कविता में ये 4 पंक्तियां हैं जो जिस बात को मैंने प्रियदर्शन के उद्धरण से आप तक पहुंचाने की कोशिश की, उस बात को ही ज़्यादा गहरी, सरल, सटीक व्यंजना के जरिए रघुवीर सहाय इस तरह पहुंचाते हैं। उन्होंने लिखा है कि ये उनके लिए है जो कि हिंदी के पूजक हैं, जो कि हिंदी की नौकरी करते हैं, जो कि हिंदी को राजभाषा बनाते हैं, वो सभी लोग जिसमें हम सब शायद शामिल हैं, क्योंकि हम सब शिक्षा में हिंदी को लाने का प्रयास करते रहे हैं। हम सबके लिए कवि का ये संदेश है कि वो हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी की जगह करते हैं, जबकि तथ्य ये है कि अंग्रेजी का प्रयोग उनके मालिक हिंदी की जगह करते हैं। दोनों में ये रिश्ता तय हो गया है। यानी कि दासता की परंपरा है जो कि सिंहासन से एक को उतार के दूसरे को बिठाकर आगे बढ़ती जा रही है। और इस सिलसिले में समाज का विघटन और विघटन से आसान बनने वाला विभाजन,
जारी है। ये जो छोटा सा इतिहास का एक यहाँ पर हमने दर्शन किया या निदर्शन एक तरह से सामने आया, इसको लेकर ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि ये इतिहास किसी की कोताही का इतिहास नहीं है। आज जब कोई हिंदी माध्यम छात्र पूछता है कि हिंदी में सामग्री उपलब्ध क्यों नहीं है या कि उच्च शिक्षा उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही है, तो वो सोचता है कि ये किसी की कोताही से हुआ। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये किसी की मूर्खता से हुआ, और भी ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ये द्वेषवश हुआ या कि एक तरह का षड्यंत्र था। और इस तरह के जुमलों में हिंदी और अंग्रेज़ी की जो संघर्ष कथा है, उनके टकराव की कथा है, वो एक तरह से निपटा दी जाती है कि नेताओं का षड्यंत्र है, कि हिंदी सेवियों का है, या कि सरकार और हिंदी के अपने प्रभुवर्ग के बीच के किसी एक तरह के उपक्रम का ये पूरा सिलसिला था। नहीं, इस इतिहास को आज यहाँ कहने के पीछे मेरी मंशा यही थी, ये समझने की, ये कहने की कि ये सिर्फ इतिहास है। और इतिहास इसीलिए इतिहास होता है कि हम उसका दोष किसी पर ना बढ़े। जब हम दोषारोपण के लिए निकलते हैं तो समझ का रास्ता अपने आप ही बंद हो जाता है। सन 30 के दशक में हमारे सामने दुनिया के जो भी निदर्श मौजूद थे एक राज्य के, राष्ट्र के रूप में, उन नमूनों में हमें अपने जैसा कोई नमूना नजर नहीं आता था। बहुत से बहुत नजर आता था तो सोवियत संघ नजर आता था, जो अन्य कारणों से हमें वरेण्य नहीं लगता था, क्योंकि सोवियत संघ की जो शासन प्रणाली थी वो उस तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी जिस तरह से भारत का बनता हुआ संविधान चाहता था। और इसलिए सोवियत संघ की शैली का देश, हालांकि वो भी आगे चल के टिका नहीं, और वो भी एक इतिहास की ही मिसाल है कि वो क्यों नहीं टिका। उसने अपनी भाषाओं के साथ कितना न्याय किया। भाषा उस राष्ट्र राज्य को क्यों नहीं बना पाई जो बहुभाषिक होने का दावा करता था, जो कि एक राष्ट्र के भीतर कई राष्ट्रीयताओं की स्वीकृति के साथ, और वो भी एक क्रांति के साथ शुरू हुआ था। वो हमारे सामने एक नमूना उस समय नहीं था, लेकिन बाकी देश थे जिनकी एक एक भाषा थी। उस क्षण में शायद ये संभव ही नहीं था, राष्ट्र निर्माण के उस संवेदनशील क्षण में जब विभाजन सर पे खड़ा था और लगता था कि धर्म के नाम पर जो विभाजन हो रहा है, भाषा भी उसका माध्यम बनेगी। और पाकिस्तान में बनी ही आखिरकार। आज भी पाकिस्तान में हिंदी की अनेक बोलियां भाषा बनने का वैसा ही संघर्ष कर रही हैं जैसा भारत में मैथिली, भोजपुरी इत्यादि भाषाएं करती रही हैं। और जिस भाषा को उर्दू अपनी, जिस भाषा को पाकिस्तान अपनी राजभाषा, हमारी ही तर्ज पर राष्ट्रभाषा बनाता है, उसको वहाँ की जनगणना में अपनी भाषा कहने वाले 10% से भी कम है। तो ये समस्या उनकी भी है, हमारी भी है। हम दोनों के बीच जो एक पुराना रिश्ता है वो समस्याओं से भी व्यक्त होता है। और इस अर्थ में देखें तो ये पूरे दक्षिण एशिया की समस्या है कि हमारे सामने जो यूरोपीय देशों के राष्ट्र राज्यों के नमूने थे, उनमें हम अपनी विलक्षणता को, अपने अनोखेपन को पहचानने में असमर्थ थे। तो इसलिए ये किसी के ऊपर दोष देना व्यर्थ है कि इस तरह से क्यों हिंदी का निर्माण शुरू हुआ, कि उसमें सरकार घुस गई और सरकार के घुसने से ही अनेक विकृतियां पैदा हुई। ये पूरा सिलसिला आज समझ के लिए ही हमारे लिए उपयोगी है, दोषारोपण के लिए उपयोगी नहीं है। क्योंकि अगर हम इस तरह से इतिहास को देखते रहेंगे तो विघटन का सिलसिला जारी रहेगा। और विघटन को दूर करने के लिए जिस तरह की रचनाशीलता की आवश्यकता है, उस रचनाशीलता का सिलसिला शुरू नहीं हो पाएगा। अगर समझ का माध्यम आज हमारे स्कूलों को चाहिए, तो वो समझ का माध्यम अंत में लौट के घूम फिर के मातृभाषा ही होगी। पर मातृभाषा क्या है, ये प्रश्न आज भारत जैसे बहुभाषिक देश के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आज़ादी के पहले था। नई नीतियां जिनमें कुछ योगदान राष्ट्रीय परिषद का रहा है,
कहती हैं कि भारत को एक बहुभाषिक देश के रूप में ही देखा जाए, और बहुभाषिकता की नीति हमको शिक्षा में जिस तरह की आज एक अवरुद्ध स्थिति दिखाई देती है, शायद उससे आगे ले जाएगी, ऐसा संकेत राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में मिलता है। पर इस बहुभाषिकता के क्या मायने हैं? जाते जाते इस पर भी मुझे आपसे दो शब्द कहना है। जब हम कहते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है या बहुभाषिकता ही इसकी विशेषता है, जाहिर है इसके पीछे वो मुहावरा भी कहीं ना कहीं गूंज रहा है कि भारत की एकता अनेकता में है, जबकि अंग्रेजी से अनुदित होते होते वो मुहावरा भी अपना अर्थ खो बैठा है। उसका अर्थ यही है कि जब तक भारत अनेक है और अनेकता को स्वीकार करता है तभी तक एक है, यानी कि उसकी एकता किसी यूरोपीय देश की एकता जैसी नहीं हो सकती, चीन जापान से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये एक अलग तरह की एकता है। इस एकता के चलते भाषाई विविधता को स्वीकारना एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उस इकहरेपन से मुक्त होना, जिस इकहरेपन का शिकार हमने अपनी भाषा को बना दिया है, एक बहुत बड़ा एक काम बनता है। अनुपम जी ने तालाबों पर, राजस्थान में पानी के रख रखाव पर दो बड़ी किताबें लिखी हैं। जिन दोनों किताबों को देखें तो दरअसल ये भाषा के बारे में है, जहां उन्होंने बताया है कि राजस्थान में 2 दर्जन तरह के बादल अलग अलग नामों से जाने जा सकते हैं। तरह तरह की बारिशें होती हैं, उनको पहचाना जाता है अलग अलग नामों से। अशोक जी ने लिखा है कि हिंदी में आप अगर मानक हिंदी में बोलेंगे तो बस 4-5 तरह की बदबू आती है। अगर बोलियों को मौका देंगे तो आप 24 तरह की बदबूएं और खुशबुएं समझ सकते हैं, उनके लिए नाम दे सकते हैं। आखिर भाषा क्या है? भाषा संसार को एक जगत बनाती है। संसार तो निर्जीव होता है, उसको जब हम कुछ नाम देते हैं, उसकी चीज़ों को ऐसे नाम देते हैं जो मुझे और आपको दोनों को आते हैं, तो वो एक परिचित जगत बनता है और उसमें रहना संभव होता है। उस अर्थ में जब हम अपने देश के बारे में इसकी बहुभाषिकता पर विचार करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इसको समझें कि ये बहुभाषिकता उन प्रांतीय सीमाओं से नहीं बनती है जो हमें भारत के मानचित्र में नज़र आती है। ये जो बहुभाषिकता है, ये तो एक तरह का प्रशासनिक या राजनीतिक प्रबंधन है कि अपनी अपनी भाषा को बोलने वाला अपने अपने प्रदेश में ही खुश रहे, समृद्ध रहे, अपनी भाषा का संवर्धन करे। कुछ इस तरह का ये प्रशासनिक प्रबंधन है। ये भारत की बहुभाषिकता का केंद्रीय लक्षण नहीं है। एक दूसरा अर्थ, जिस अर्थ में कई बार लोग बहुभाषिकता को लेते हैं, वो बहुभाषी क्षमताओं से होता है और इसके अलग अलग संकटों को इकट्ठा रख लिया जाए। क्योंकि ये जो अलग अलग पानी की बात थी, ये भी आज बिस्लेरी ने ठीक कर दी। हर जगह पानी एक जैसा बोतल में मिलता है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हर जगह जो मानक भाषा बन रही है वो भी एक जैसी है और हर आदमी अपना उच्चारण ठीक करके, उन शब्दों को हटा के, किसी भी तरह के क्रियापदों से अपनी भाषा को मुक्त करके महसूस करता है कि हाँ, अब मैंने राजभाषा बोली। और राजभाषा सरकारी विभागों में तो हर 6 महीने में जांची भी जाती है कि किस तरह की भाषा में यहाँ की चिट्ठियाँ जा रही हैं, किस तरह की भाषा में यहाँ व्यवहार चल रहा है। तो इन दृष्टिकोणों से अगर देखेंगे तो बहुभाषिकता के इस तरह के पैमाने बहुत कमज़ोर सिद्ध होंगे और इनसे शिक्षा के रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ेगी। और जिस तरह के विघटन की बात हम कर रहे हैं आज, उसके प्रति चिंतित हो रहे हैं, उसका सिलसिला भी नहीं रुकेगा। अगर बहुभाषिकता का राजनीतिक या प्रशासनिक अर्थ से अलग कोई विशुद्ध सामाजिक अर्थ है या सांस्कृतिक अर्थ है, तो वो अर्थ यही हो सकता है कि यहाँ अनेक भाषाएं सह अस्तित्व में जीती हैं और एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। और जब आप हिंदी के इतिहास को इधर के 60-70 सालों के इतिहास में घटी हुई कुछ घटनाओं से मुक्त करके देखें और समझें कि किस तरह के संघर्ष इसके साहित्य के भीतर चले हैं, जिनके जरिए एक बच्चन, एक रेणु
हमारे बीच कुछ नई छटाएं लेके आ सके। अनेक माध्यमों में वो भाषा जीवित रही है, जिसमें अनेक बोलियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बोलियां सिर्फ रोमांटिक नहीं हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर, और एक लड़की बताती है नहीं शोर, एक रोमांस सा मन में जागता है जब हम अपनी बोली में, भोजपुरी में या मगही में कोई बात सुनते हैं। नहीं, ये भाषाएं रोमांस के लिए नहीं हैं, ये भाषाएं बच्चों को ठीक करने के लिए भी नहीं हैं। ये भाषाएं तो हमारी उतनी ही भाषाएं हैं जितनी कि हमारी हिंदी है, और ये हिंदी की ही भाषाएं हैं। हिंदी में जब ये भाषाएं अपनी शब्द संपदा को सौंपने के लिए उद्यत होंगी, स्वतंत्र होंगी, उनका स्वागत होगा। अपने मुहावरों को, अपनी पहेलियों को, तरह तरह की लोच की अपनी परंपराओं को जब ये हिंदी को देने के लिए स्वीकारी जाएंगी, तब हमारे क्षेत्र की बहुभाषिकता इस बहुभाषी देश का एक ऐसा अंग बन सकेगी जिस पर हम सब इत्मीनान से, कोई छाती ठोक कर नहीं, अहंकारी अर्थ में नहीं, बल्कि चैन से गर्व कर सके। ये रास्ता कक्षा के जरिए खुलेगा या संसद से, कहना बड़ा मुश्किल है। दोनों ही आज कुछ बंद से हैं। मेरा वास्ता तो कक्षा से पड़ता है, कक्षा निश्चित रूप से बंद है। उसके भीतर न तो शिक्षक आने देता है, भले ही बच्चे आते हैं उन बोलियों को लेकर, बोलना चाहते हैं, पर शिक्षक तो 5 साल की उम्र से ही चिंतित हो जाता है कि कब इसका तबादला हो मानक भाषा में, कब इसके मुंह से इसके घर की भाषा, इसकी मातृभाषा का बोलना रुके, और इस फेर में वो उसकी बोलती ही बंद करा देता है। और 5-6 साल के अंदर बच्चे उत्तर देना, पूछना बहुत कम कर देते हैं। एक और रास्ता है कक्षा में जिसके जरिए आ सकती थी ये ध्वनियाँ अंदर, ये बोलियाँ बहका सकती थी हिंदी को। वो रास्ता है बाल साहित्य का, क्योंकि बाल साहित्य के कवि को, लेखक को भाषा से खेलने का सुख लेने की छूट साहित्यकारों ने या कि साहित्य के दार्शनिकों ने दे रखी है। हिंदी में सैकड़ों की तादाद में ऐसे बाल कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिन्होंने हिंदी के साथ खेल कर दिखाया है। और ये खेल जब कक्षा के भीतर आ पाता है किसी तरह से बाल साहित्य के जरिए, तो बच्चे को एक सुकून दे सकता है। पर उसका रास्ता भी कक्षा 1 से ही बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खुलता है कि बाल साहित्य भी थोड़ा बहुत कभी पढ़ना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के जरिए वो रास्ता बहुत कम खुलता है, और शिक्षक की वाणी के जरिए तो वो बहुत ही कम खुलता है। वो रास्ता जिस रास्ते से एक लचीले संबंधों का, भाषाओं के बीच, वर्गों के बीच, समाजों के बीच एक लचीले संबंधों का रास्ता प्रशस्त होगा। इस कल्पना के लिए ये क्षण बहुत उपयुक्त है, क्योंकि कोई 100 साल के लंबे अवरोधन के बाद संसद ने एक कानून पास किया जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार कानून, जिसके जरिए न केवल हर शाला के लिए ये ज़रूरी हुआ कि वो किसी बच्चे को वापस ना भेजे, प्रवेश दे, बल्कि हमारे अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों के लिए भी ये ज़रूरी हो गया कि वो अपने स्कूल में कम से कम 1/4 जगहें उन बच्चों को दें जो फीस नहीं दे सकते। और इस जरिए से बहुत से बच्चे जो कि समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग से संबंध रखते हैं, आज अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में प्रवेश पा रहे हैं। उनका प्रवेश एक अवसर है, लेकिन दुनिया देखती है, सोचती है कि शायद ये अवसर उनके लिए है कि इस बहाने ये बच्चे, यानी कि 1/4 जो जगहों पर गरीब बच्चे आ रहे हैं, ये कुछ बन जाएंगे। कितना विचित्र क्षण है ये कि ये अवसर तो दरअसल अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए है कि वो कुछ सुधर जाएंगे इन बच्चों के आने से, कि इन बच्चों के आने से भारत के समाज की कई रचनाशील परंपराएं इन प्रेतात्मा से ग्रस्त स्कूलों में भी झंकृत होंगी। ये अवसर उन प्राचार्यों के लिए है जो इन स्कूलों को चलाते हैं।
उन प्रबंधन समितियों के लिए है जो इन स्कूलों में बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी बोलने के लिए विवश करते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर है उनके लिए कि वो बच्चे को चैन से रहने दें। शिक्षा का अपना एक जिम्मा होता है कि समाज में जो समाज की अपनी ताकत होती है, जीने की ताकत, बने रहने की ताकत, उसको बढ़ावा देती है। पर इस ताकत का रास्ता तो भाषा के जरिए, और अपनी भाषा, वो भाषा जो हम घर में बोलते हैं और जिसके जरिए हम अपने जीवन के सबसे संवेदनशील आरंभिक 4 वर्षों में जीते हैं, और जिसके जरिए ये संसार हमारे लिए उन आरंभिक वर्षों में एक जगत बनता है, उस भाषा को हम स्कूल में ला सकें, तभी ना शिक्षा के जरिए हम खुद कुछ चैन महसूस कर सकें। कुछ ऐसा संवाद हमें आज देश के बच्चे सुना रहे हैं। ये संवाद किस हद तक हमारी व्यवस्था सुन पाएगी, किस हद तक उस संवाद को सुनकर अपने में सुधार ला सकेगी, और ख़ासकर हिंदी का जो ये बहुत विशाल अंचल है 2 देशों में फैला हुआ, इस अंचल में किस हद तक आज इतिहास से उबर के और दोषारोपण की परंपराओं से निकलकर नए सिरे से समझ के माध्यम के रूप में, या कि शिक्षा को समझ के औजार के रूप में विकसित करने का संकल्प आगे बढ़ेगा। भविष्य इस पर निर्भर होगा। धन्यवाद।